हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, अ बुलेट ऑफ mass 0.04 kilogram moving with a speed of 90 meter second inverse enters a heavy wooden block and is stopped after a distance 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? राइट, तो यहाँ पर बुलेट का मास दिया गया है और बुलेट की जो स्पीड है वो है 90 मीटर सेकेंड इनवर्स। और वो जो बुलेट है वो एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर जाके स्टॉप हो रही है और वो जो डिस्टेंस है, राइट, 60 सेंटीमीटर कवर कर रही है आफ्टर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उस वुडन ब्लॉक के कारण उस बुलेट पे कितना एवरेज रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले तो यहाँ पर उस वुडन ब्लॉक की वजह से कितना डी एक्सेलरेशन हुआ बुलेट का उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, मतलब कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जो फाइनल स्पीड है वो ज़ीरो ही होने वाली है। तो v इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बुलेट कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वुडन ब्लॉक के अंदर रुक जाने वाली है। तो v इज इक्वल टू ज़ीरो, इसीलिए हमारी जो इक्वेशन है वो रह जाएगी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। अब हमें यहाँ पर डी एक्सीलरेशन फाइंड करना है जिससे हम रेजिस्टिव फोर्स फाइंड कर सके। तो एक्सीलरेशन को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, राइट। तो ये कंप्लीट हमारी फॉर्मूला आ जाएगी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे, राइट। तो वैल्यूज़ में यहाँ पर पहले ए इज इक्वल टू माइनस यू, मतलब कि 90, राइट, 90 इंटू 90, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लिकेशन होगा अपॉन 2 इंटू एस, राइट। यहाँ पर एस यहाँ पर कितना है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6। सो 0.6 आंसर। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा वो होगा -6750 और यूनिट होगा मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो ये हमने डी एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब डी एक्सेलरेशन की मदद से रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड कर सकते हैं इजीली। रेजिस्टेंस फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग फॉर्मूला रखेंगे एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, राइट। तो मास इंटू एक्सिलरेशन मतलब कि मास हमारा है 0.04, राइट, एंड इनटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 6750। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है। यहाँ पर हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं बट हम लोग रेजिस्टिव फोर्स ही फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो वो हमें जान लेना है कि वो हमारा रेजिस्टिव फोर्स ही है, नेगेटिव में ही होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 270 और वो होगा न्यूटन में, राइट। तो रेजिस्टिव फोर्स है ये, राइट। तो यहाँ पर जो बुलेट का रिटार्डेशन है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बुलेट है वो वुडन ब्लॉक के अंदर जा रही है और फिर जाने के बाद वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी, राइट। तो यहाँ पर जो भी आंसर हमें मिला है वो हमारा एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ही कहलाएगा, राइट। तो ये हमारा होगा एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। उसके बाद है एग्जांपल, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, राइट। तो ये एक कंप्लीट इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है वो पहले मैं लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू ut। बेसिकली ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर
एक रिलेशन लिखेंगे जो कि स्पीड के बारे में होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, राइट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा डी टी, राइट, डी वाई बाई डी टी। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका ही हमें डेरिवेशन लेना है, राइट। तो उसका डेरिवेशन मतलब कि फर्स्ट टर्म का पहले डेरिवेशन लेंगे तो यू टी का डेरिवेशन, तो यू कांस्टेंट होने की वजह से डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, तो यू एज इट इज़, राइट। प्लस यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट में हाफ जी तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेशन मतलब पावर अहेड, पावर माइनस वन, तो पावर अहेड में टू टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा दैट इज जी इंटू टी, राइट। तो ये स्पीड की फॉर्मूला हो जाएगी। अब उसके बाद एक्सीलरेशन की फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन और कुछ भी नहीं है, स्पीड का ही डेरिवेशन है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी, राइट। तो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू यहाँ पर यू इज कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो प्लस अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज़, और टी का डेरिवेशन यहाँ पर होगा वन, राइट। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू जी ही मिला है, तो ए इज इक्वल टू जी हियर, राइट। अब फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स की नॉर्मल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू हमने डिराइव की थी मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। बट एक्सेलरेशन हमें क्या मिला, ए इज इक्वल टू जी, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू मास इनटू जी, राइट। वेयर ब्रैकेट में क्योंकि a इज इक्वल टू जी है इसीलिए हम लोग ये यहाँ पर f इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल के मोशन को डिराइव करती है जो कि एक्स ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के अंदर y पोजीशन में वो डाउन साइड गिर रहा है, राइट। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि वो फ्री फॉल कर रहा है, तो पर्टिकुलर ये पूरा इक्वेशन उसका डेरिवेशन है, ऐसा हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल की बात हो रही है तो यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि पार्टिकल अंडर द ग्रेविटेशनल इफेक्ट वो डाउन साइड मोशन में है। उसके बाद है अगला टॉपिक इम्पल्स, राइट। तो इम्पल्स मतलब कि कभी कभी डे टू डे लाइफ में हम लोग को बहुत लार्ज फोर्सेस कम टाइम के कांटेक्ट में आते हैं, जो भी लार्ज फोर्सेस है वो बहुत ही कम टाइम के लिए लग रहे हैं, राइट। तो वहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम है उसका ड्यूरेशन भी बहुत ही कम होता है, राइट। तो भले ही फोर्स बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, बट जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फाइनाइट वैल्यू है, उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इस फॉर एग्जांपल जब कभी भी कोई क्रिकेटर कोई बैट्समैन है वो बॉल को हिट करता है सिक्स के लिए, तो वहाँ पर फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट बहुत ही कम समय के लिए वो फोर्स लगा, क्योंकि बैट और बॉल के बीच का जो कांटेक्ट टाइम है वो बहुत ही कम टाइम है, राइट। और फोर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसका जो चेंज इन मोमेंटम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर मोमेंटम और आफ्टर मोमेंटम, बिफोर मोमेंटम उस बॉल का कुछ और होगा और आफ्टर मोमेंटम, आफ्टर द प्रोसेस मोमेंटम उस बॉल का कुछ और होगा, राइट। तो इसको फाइंड करने से हमें इम्पल्स मिल सकता है। तो बेसिकली जो इम्पल्स है, तो बेसिकली इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, राइट। अब इसकी अगर फॉर्मूला हम लोग लिखने जाएं तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू, राइट, यहाँ पर आएगा टाइम ड्यूरेशन, राइट। तो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। अब ओवरऑल ये जो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन है वो और कुछ नहीं, और वो है चेंज इन मोमेंटम, राइट। चेंज इन मोमेंटम, ये हमारा इम्पल्स एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा।
जहाँ पर बहुत ही लार्ज फोर्स लगेगा बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, राइट। जो भी फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम हमें मिल रहा है दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो जब लार्ज फोर्स बहुत ही कम टाइम के लिए लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्सिव फोर्स। उसके बाद आएगा अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर सेकेंड इनवर्स इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल एज्यूम लीनियर मोशन ऑफ द बॉल, राइट। तो जो बैट्समैन है वो एक स्ट्रेट आने वाले बॉल को स्ट्रेटली ही हिट कर रहा है, राइट। और जो बॉल आ रहा है उसकी स्पीड है 12 मीटर सेकेंड इनवर्स और बॉल का मास है 0.15 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि कितना इम्पल्स इम्पार्ट हुआ बॉल पे, राइट। तो बेसिकली इम्पल्स फाइंड करने का तरीका है कि उसका चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया जाए, राइट। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू आएगा बेसिकली मास, राइट। तो 0.15 इंटू 12, राइट। 0.15 इंटू 12 ये यहाँ पर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो यहाँ पर माइनस ऑफ द सेम थिंग 0.15 इंटू यहाँ पर क्या आएगा तो वो हो जाएगा 12, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर 0.15 इंटू 12, राइट, दोनों का यहाँ पर समेशन होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है, तो समेशन करके यहाँ पर आंसर मिलेगा 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड, राइट, 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये हमारा इम्पल्स हुआ ओवरऑल, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होगा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं दैट इज 3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड, राइट। तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स हमें मिला दैट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर, राइट। बैट्समैन टू बॉलर की डायरेक्शन में ये इम्पल्स हमें मिल रहा है, राइट। अब यहाँ पर ये एक एग्जांपल है जहाँ पर बॉल पे जो फोर्स है, राइट, वो बैट्समैन लगाएगा और यहाँ पर जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा वो बहुत ही कम होगा, राइट। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही कम होने की वजह से हम लोग वो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम लोग इम्पल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो पहले उसका स्टेटमेंट देख लेंगे। तो स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक खुद रिएक्शन होता है जो कि उसके बराबर और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, राइट। तो यहाँ पर ये है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहला न्यूटन्स थर्ड लॉ का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। यहाँ पर फोर्स हमेशा पेयर्स में होंगे क्योंकि जब कभी भी कोई एक्शन यहाँ पर होता है तो उसका रिएक्शन भी होगा। जैसे कि आप मान लो कि एक वॉल है उस पर पंच करोगे, राइट, ज़रा ज़ोर से पंच करोगे तो पंचिंग आपका एक्शन हुआ बट एज ए रिजल्ट आप इंजर होगे, वो एक रिएक्शन होगा जो कि एक्शन के ऑपोजिट होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, तो ए ऑब्जेक्ट बी पे जितना भी फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पे भी वापस लगाएगा, राइट। तो ए बी पे जो फोर्स लगाता है वो एक्शन है बट वापस एज ए रिजल्ट बी ए पे जो फोर्स लगाता है वो है रिएक्शन और वो पहले वाले फोर्स से तो ऑपोजिट ही होगा। दूसरा पॉइंट है देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन द थर्ड लॉ, राइट। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि द फोर्स ऑन ए बाई बी एंड द फोर्स ऑन बी बाई ए एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। मतलब कि यहाँ पर टाइम का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा।
जिस टाइम पे एक्शन होगा उसी टाइम पे इंस्टेंटली रिएक्शन होगा, राइट। देर इज़ नो कॉज इफेक्ट रिलेशन कि कॉज हुआ तो उसकी इफेक्ट बाद में मिलेगी, ऐसा नहीं है। तुरंत तुरंत ही उसकी इफेक्ट मिलेगी, राइट, इंस्टेंटली उसकी इफेक्ट मिलेगी। आप जब वॉल पे पंच करोगे तो यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स मिलता है, बैक फोर्स मिलता है, वो इंस्टेंटली मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट में, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज नॉट ऑन द सेम बॉडी, राइट। ऑलवेज एक्शन और रिएक्शन, अगर आप वॉल पे पंच कर रहे हो तो आप एक्शन लगा रहे हो अपने हाथ से, राइट, एंड वहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पर किसकी वजह से मिल रहा है, तो वॉल की वजह से। तो यहाँ पर दो डिफरेंट बॉडीज हो गए, एक आपका हाथ हुआ और दूसरा एक वॉल हुआ, राइट। तो जैसे कि वेक्टर एफ ए बी, राइट, फोर्स ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए, राइट। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेस की पेयर्स है वो दोनों अलग अलग बॉडीज है, राइट। मान लीजिए कि आप एक ही बॉडी कंसिडर कर रहे हो, राइट, तो वहाँ पर नेट फोर्स का एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। बट यहाँ पर हमें दो अलग अलग बॉडीज ध्यान में लेनी है, तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे एग्जर्ट होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल में, टू आइडेंटिकल बिलियर बॉल्स strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure. What is first the direction of the force on the wall due to each ball, right, and second the ratio of magnitudes of impulses imparted to the balls by the wall, okay। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन के लिए हमने यहाँ पर दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट केस की बात करें तो जो बॉल है वो आगे की तरफ जाती है और वो सेम वे में यहाँ पर कोलाइड होके पीछे की तरफ जा रही है, राइट। तो यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन है, अगर एक्शन रिएक्शन की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है, राइट। तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ पर लिखेंगे केस ए, राइट। तो केस ए के लिए इनिशियल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही है, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए पी एक्स और फिर यहाँ पर लिखेंगे आई, राइट, इनिशियल के लिए। तो पी एक्स आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मोमेंटम की फॉर्मूला होगी मास इंटू स्पीड, राइट, एम इंटू यू, राइट। सिमिलरली अगर सेम चीज़ हम लोग y कंपोनेंट के लिए फाइंड करें, मतलब कि पी वाई इनिशियल, राइट, तो पी वाई इनिशियल यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू, वो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी मोशन है ही नहीं, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर फाइनल के लिए फाइंड करेंगे तो पी एक्स और फिर ब्रैकेट में बाहर फाइनल इज इक्वल टू, अब फाइनल टोटली ऑपोजिट है इनिशियल के और एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव मास इनटू स्पीड, राइट। तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया एक्स डायरेक्शन में। अब सिमिलरली फाइनल मोमेंटम हम लोग लिखेंगे वाई डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पर एफ और वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, फिर से यहाँ पर क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फिर से जो इम्पल्स है, इम्पल्स बेसिकली क्या है, चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग इम्पल्स फाइंड करें। क्यों इम्पल्स फाइंड करें, क्योंकि हमें पूछा गया है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल एंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पर इम्पल्स फाइंड करने को बोला गया है और इम्पल्स फाइंड करने के लिए चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे एक्स एक्सिस कंपोनेंट, राइट, ऑफ, यहाँ पर आएगा इम्पल्स, राइट, एक्स एक्सिस कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स। तो एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर फाइनल फाइनल क्या है, माइनस एम यू, राइट। सो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है माइनस एम यू, राइट, एंड देन माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस फिर से एम यू आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमें कितना मिलेगा, -2 इंटू
m इंटू यू, राइट। तो ये हमारा हो गया x कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पल्स। अब सिमिलरली y कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पल्स लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y कॉम्पोनेंट, राइट, ऑफ इम्पल्स। अब y कंपोनेंट में दोनों ही ज़ीरो है, राइट। दोनों ही अगर ज़ीरो है तो इसका आंसर भी हमें कितना मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही ज़ीरो है तो उसका डिफरेंस भी हमें ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। तो इम्पल्स और फोर्स दोनों ही यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में होंगे, राइट। अब जो हमने यहाँ पर ये एग्जांपल देखा केस ए का, राइट, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बॉल पे वॉल के कारण, राइट, ये एक नॉर्मल फोर्स है जो कि वॉल की सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे कि वॉल की सरफेस ये है तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, राइट। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स लगने की वजह से वो जो बॉल है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ पर हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ का यूज़ किया है, राइट। फोर्स वॉल पे ड्यू टू बॉल, बॉल के कारण वॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, बट बॉल पे वापस जो फोर्स लगा रहा है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक सर्टेन वैल्यू नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए कॉलिजन हो रहा है, राइट। बहुत ही कम टाइम के लिए कॉलिजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो फोर्स है वो स्पेसिफाइड नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया। अब हम लोग बात करेंगे केस बी के लिए, राइट। तो यहाँ पर केस बी है, जो बॉल है वो ऊपर से वॉल पे टकरा रहा है और वॉल से वो नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 और नीचे की तरफ भी एंगल बन रहा है 30, सेम एंगल्स बन रहे हैं, राइट। तो फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स डायरेक्शन में, राइट, पी x component of momentum initial, right, initial, that is equal to, यहाँ पर फॉर्मूला होगी m इंटू यू एंड देन cos, एंगल बन रहा है 30, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्शंस की तो इसका प्रोजेक्शन हमें एक्स एक्सिस में मिलेगा एक तो यहाँ पर मैं पहले इनिशियल का प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करूँ तो मुझे एक्स एक्सिस में एक प्रोजेक्शन मिलेगा, और जो दूसरा प्रोजेक्शन है, राइट, दूसरा प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर मिलने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ये इनिशियल के प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने के कारण यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव एम यू कॉस 30, राइट। अब हम लोग पी वाई लिखेंगे, पी वाई इनिशियल, राइट। तो पी वाई ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन इनिशियल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगी उस हिसाब से नेगेटिव वाई डायरेक्शन है तो इसीलिए माइनस देन एम इंटू यू, फिर आएगा साइन 30, क्योंकि साइन फंक्शन आ जाएगा, राइट। तो साइन 30 हो जाएगा क्योंकि ये कॉस है, राइट। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पर हमने पी वाई लिखा, राइट। अब फाइनल के लिए लिखेंगे दोनों कंपोनेंट्स, तो पी देन एक्स ब्रैकेट कंप्लीट, और अब फाइनल लिखेंगे, फाइनल इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा फाइनल के प्रोजेक्शंस यहाँ पर लिखूंगा, राइट। फाइनल के प्रोजेक्शंस, फाइनल कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसके प्रोजेक्शंस यहाँ पर हमें मिलेंगे, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जो कि हॉरिजॉन्टल होगा, और एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स एक्सिस मिल रहा है तो इसीलिए यहाँ पर फाइनल में नेगेटिव आएगा एक्स कंपोनेंट में, तो माइनस एम इंटू यू, और फिर आएगा यहाँ पर कॉस 30, राइट। तो माइनस एम यू कॉस 30, और फिर यहाँ पर आएगा पी वाई, और फिर ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर फाइनल, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो माइनस एम इंटू यू, और फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन 30, राइट। तो साइन 30 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पहले x कंपोनेंट फाइंड करेंगे, x कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स एंड y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे x कंपोनेंट, राइट,
ऑफ इम्पल्स। तो x कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है तो माइनस एम यू कॉस 30 माइनस इनिशियल एम यू कॉस 30, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पर इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है माइनस 2 इंटू एम इंटू यू एंड देन कॉस 30, राइट। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा। अब सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है, y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स, राइट। तो y कंपोनेंट ऑफ इम्पल्स में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल, फाइनल क्या है माइनस एम यू साइन 30 माइनस इनिशियल। अब दोनों ही सेम है और उनका डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो आंसर है वो हमें ज़ीरो ही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों सेम है, सेम साइन के है, तो इसीलिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस हमें ज़ीरो मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, राइट। जैसे हमने ए में फाइंड किया था, दोनों के फोर्स और इम्पल्स दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे और वो वॉल के नॉर्मल ही होंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स एक्सिस ही मिल रहा है और वो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, राइट। अब यहाँ पर हमने जो न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज़ किया है, राइट। तो फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द वॉल इज नॉर्मल टू द वॉल अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर से जो बॉल के कारण वॉल पे जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा और वॉल बॉल पे जो फोर्स लगाएगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, राइट। अब यहाँ पर दोनों केस ए एंड केस बी दोनों का हम लोग यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि 2 इंटू एम इंटू यू, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट केस है, राइट। अपॉन सेकेंड केस वाला तो 2 इंटू एम इंटू यू, राइट, कॉस एंड देन 30, राइट। ये रेशियो है इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 अपॉन √3, राइट, 2 अपॉन √3 एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 अपॉन सॉरी 1 पॉइंट, यहाँ पर हमें मिलेगा 2, राइट, 1.2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा और ये आंसर दैट इज नियरली इक्वल टू होगा, राइट। परफेक्टली 1.2 नहीं है बट इट इज नियरली इक्वल टू। उसके बाद अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। मोमेंटम का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कि मोमेंटम विल बी रिमेन कांस्टेंट, राइट, बिफोर प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस। तो यहाँ पर जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का और थर्ड लॉ है उसके ऊपर से हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मोमेंटम रहने वाला है वो कंजर्व रहने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बुलेट है जो कि गन से फायर होती है, राइट, राइट। तो यहाँ पर एक गन है और उसमें से बुलेट फायर हो रही है, राइट। अब यहाँ पर जो फोर्स है बुलेट का बाय द गन दैट इज एफ। मान लीजिए कि बुलेट का फोर्स ऑन बुलेट, राइट, तो दैट इज इक्वल टू वेक्टर एफ, फोर्स ऑन बुलेट बाय द गन, राइट। फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट ये भी यहां पर लिखेंगे, राइट, फोर्स ऑन द गन। तो फोर्स ऑन दी गन की अगर बात करें तो वो एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा कि जो भी फोर्स बुलेट पे था, राइट। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर एफ मिलेगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ये दोनों फोर्स एक पर्टिकुलर कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर इंटरवल, टाइम इंटरवल लिखें एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी, राइट। तो टाइम इंटरवल लग रहा है डेल्टा टी। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ में क्या समझाता है इम्पल्स के बारे में, राइट। तो जो एफ डेल्टा टी है, राइट, यहाँ पर लिखेंगे चेंज
चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, राइट, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी, राइट। सिमिलरली जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन है, राइट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, गन, तो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर एफ इंटू डेल्टा टी, राइट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गन, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे, राइट, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स द फाइनल मोमेंटम, यहाँ पर दोनों ही सेम होंगे, राइट, तो इनिशियल और फाइनल दोनों ही सेम होंगे। तो यहाँ पर अगर मोमेंटम ऑफ बुलेट पी बी है, राइट, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग मोमेंटम ऑफ गन अगर लिखे, राइट, तो मोमेंटम ऑफ गन दैट इज इक्वल टू पी, यहाँ पर आएगा जी, राइट, मोमेंटम ऑफ गन के लिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसीलिए यहाँ पर वेक्टर भी आ जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ गन, राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पी जी जो मोमेंटम ऑफ गन है, पी जी, एंड दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर पी बी, राइट, मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो पी जी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर पी बी, तो एज ए रिजल्ट पी जी वेक्टर प्लस वेक्टर पी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट, और ये एक पर्टिकुलरली कंजर्वेशन दिखाती है पूरे सिस्टम का, राइट, इसीलिए टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस गन फुल सिस्टम इज कंजर्व्ड, राइट। तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करें, इस फॉर एग्जांपल उस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट, तो म्यूचुअल फोर्स बिटवीन पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स, म्यूचुअल फोर्स जो पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच लगेगा सिस्टम में, राइट, उसके कारण यहाँ पर मोमेंटम चेंज मिलेगा, राइट, बट अगर म्यूचुअल फोर्स ऑफ ईच पेयर, सभी पेयर के म्यूचुअल फोर्स इक्वल है, राइट, और ऑपोजिट भी है, तो यहाँ पर जो मोमेंटम चेंजेस है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, मोमेंटम चेंजेस कैंसिल हो जाएंगे, राइट, तो इसीलिए टोटल मोमेंटम वहाँ पर अनचेंज रहेगा, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, और इसी फैक्ट को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। अब यहाँ पर उसका स्टेटमेंट लिखेंगे कि दी टोटल मोमेंटम of an isolated system right of interacting particles is conserved, right, तो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व, राइट, इसी को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि दो बॉडीज है, ए, राइट, एंड बी, ओके, अब ए एंड बी बॉडीज जो है उसके मोमेंटम, राइट, इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करें तो यहाँ पर उसके इनिशियल मोमेंटम
तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोमेंटा, राइट, इनिशियल मोमेंटा जो कि एक प्लूरल है, तो वेक्टर पी ए एंड इनिशियल बी का, तो वेक्टर पी बी आएगा, राइट, दोनों ही इनिशियल है ए एंड बी का। और सिमिलरली फाइनल मोमेंटा उनके ही ए एंड बी के ही फाइनल मोमेंटा, तो वो है इस फॉर एग्जांपल वेक्टर पी ए डैश एंड वेक्टर पी बी डैश, राइट। इस तरीके से फाइनल मोमेंटा भी लिख सकते हैं। अब सेकेंड लॉ यहाँ पर क्या कहेगा कि जो भी इम्पल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है वेक्टर एफ ए बी, राइट, फोर्स ऑन ए बाई बी विथ टाइम इंटरवल टी, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स लग रहा है, तो दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटा, राइट, वेक्टर पी ए डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, राइट, वेक्टर पी ए फाइनल मोमेंटम ऑफ ए इनिशियल, क्योंकि ये फोर्स ए पे हम लोग उसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट, फोर्स ऑन ए बाय बी। सिमिलरली अगर हम लोग सेम चीज़ फोर्स ऑन बी बाय ए लिखें तो वेक्टर एफ यहाँ पर क्या आ जाएगा बी ए, राइट, इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर डेल्टा टी भी आ जाएगा क्योंकि टाइम इंटरवल भी इम्पल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर पी बी डैश मतलब कि फाइनल मोमेंटम ऑफ वेक्टर बी माइनस इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा वेक्टर पी एंड बी, राइट, वेक्टर पी बी। तो इस तरीके से हम लोग दोनों चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, ए बॉडी के लिए फाइनल इनिशियल एंड बी बॉडी के लिए फाइनल इनिशियल। अब थर्ड लॉ के बारे में अगर बात करें, राइट, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर एफ बी ए आ जाएगा, राइट, एफ बी इन ए, राइट, वेक्टर एफ बी ए। तो ये नेगेटिव है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर इक्वेशन लिखे, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ वेक्टर पी मतलब कि ए ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट वेक्टर पी ए, राइट, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फाइनल मोमेंटम of B object, right, minus initial momentum of B object, right, vector PB। तो इस तरीके से वो डेरिवेशन आ जाएगा, राइट। और इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे देंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन मान लीजिए कि यहाँ पर ये वेक्टर पी ए डैश है माइनस पी ए, तो पी ए ये जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, राइट, और यहाँ पर जो वेक्टर पी बी डैश है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम्स आर एक तरफ और इनिशियल मोमेंटम्स ऑफ द सिस्टम एक तरफ हो जाएंगे, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि पी ए वेक्टर डैश देन प्लस सिमिलरली वेक्टर पी बी डैश, राइट, ये पूरा फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर पी ए, राइट, वेक्टर पी ए यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर प्लस आ जाएगा, राइट, तो प्लस वेक्टर पी बी, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमने लास्ट इक्वेशन लिखा ये लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। उसके बाद है अगला टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, राइट, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। तो मैकेनिक्स में ये जो सिचुएशन है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ पार्टिकल इज जीरो ये कहलाएगा कि किसी भी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि पार्टिकल या फिर रेस्ट में होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में
फ्लो करता है, राइट। तो मान लीजिए कि दो फोर्सेस है पार्टिकल पे, सेम पार्टिकल पे, वो है F1, पहला है वेक्टर F1, एंड जो दूसरा है, एंड यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर F2, राइट। दोनों फोर्स पार्टिकल पे लग रहे हैं, राइट, और फिर भी जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, राइट, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि भाई वेक्टर F1 इज इक्वल टू नेगेटिव, क्योंकि जो दूसरा फोर्स है वो नेगेटिव ही होगा F1 के, तो वेक्टर F2, राइट, दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास तीन फोर्सेस है, राइट। तो अगर पहले फोर्सेस की हम लोग अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो मान लीजिए कि बीच में एक पार्टिकल है और उस पर फोर्स लग रहा है, तो पहला फोर्स राइट हैंड साइड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा फोर्स सेम इक्वली लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है, राइट। दोनों के मैग्नीट्यूड यहाँ पर सेम है, राइट। ओके, अब मान लीजिए कि हमारे पास तीन फोर्सेस है, एक ही पार्टिकल पे थ्री फोर्सेस, तो वेक्टर F1, राइट। फिर दूसरा जो फोर्स है वो है वेक्टर F2, राइट, एंड वेक्टर F3, तीन फोर्सेस ऑन सेम पार्टिकल। तो यहाँ पर अगेन पार्टिकल की जो कंडीशन है वो है इक्विलिब्रियम फिर से, राइट। तो क्या होगा कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, राइट, तीनों का यहाँ पर एल्जेब्रिक सम जीरो वेक्टर मिलेगा, राइट। आंसर यहाँ पर हमें जीरो वेक्टर मिलेगा। अब उसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स जो F2 है वो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, और तीसरा फोर्स उन दोनों के रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर F1 F2 का अगर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करें, राइट, तो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से उसका रिजल्टेंट मिलेगा कि जो P F3 के ऑपोजिट होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा F1, देन दिस इज अवर F2, एंड जो तीसरा है वो है हमारा F3, राइट। तीन फोर्स हो गए, और यहाँ पर ये वापस से रिजल्टेंट में भी अगर वेक्टोरियल डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये हमारा होगा वेक्टर F3, राइट। फिर यहाँ पर जो F1 होगा उसकी डायरेक्शन पहले F2 की डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और ये हमारा वो होगा वेक्टर F2, एंड देन वेक्टर F1 उसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और ये होगा हमारा वेक्टर F1, राइट। तो इस तरीके से तीनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, तो तीनों का वेक्टर सम हमारा जीरो होगा। सिमिलरली हम लोग एन फोर्सेस के लिए जो भी पार्टिकल्स पे इक्विलिब्रियम लगेगा उसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, उस पे n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे कि F1 F2 F3 अप टू Fn, तो यहाँ पर तब भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्योंकि अगर सभी n फोर्सेस का, n नंबर ऑफ फोर्सेस का हम लोग एल्जेब्रिक सम ले तो उसका आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो हमारी कंडीशन है पर्टिकुलर, उस कंडीशन में हम लोग F1 जो कि यहाँ पर तीन डायमेंशन में है, F2 वो भी थ्री डायमेंशन में, और F3 वो भी थ्री डायमेंशन में, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग कैसे पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रह रहा है उसका यहाँ पर लिस्ट आउट करेंगे फोर्सेस से अकॉर्डिंग। यहाँ पर पहले F1 की बात करें, राइट, तो F1 x प्लस यहाँ पर है दूसरे पार्टिकल का x कंपोनेंट, पहले पार्टिकल का x कंपोनेंट लिख लिया, दूसरे पार्टिकल का x कंपोनेंट प्लस तीसरे पार्टिकल का x कंपोनेंट, तो f यहाँ पर आएगा 3x, राइट।
इज इक्वल टू, यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। क्यों ज़ीरो मिलेगा? क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों पार्टिकल के एक्स कंपोनेंट का अगर समेशन करेंगे तो वो ज़ीरो ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली F1y, राइट, फर्स्ट पार्टिकल का y कंपोनेंट फोर्स, राइट, सेकेंड पार्टिकल के फोर्स का y कंपोनेंट, एंड देन थर्ड पार्टिकल के फोर्स का y कंपोनेंट, राइट, F3y, वो भी यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा क्योंकि पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे 1z, राइट, प्लस यहाँ पर आएगा F2z, एंड देन थर्ड पार्टिकल के फोर्स का z कंपोनेंट, तो F3 यहाँ पर आएगा z, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर F1x 1y 1z ये कंपोनेंट है F1 के, और वो कंपोनेंट है F1 के XYZ डायरेक्शन में, राइट। सिमिलरली F2x F2y F2z आर द components of F2 along the y डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है, राइट, F3x F3y F3z are the components of F3 along x, y and z direction, right.